एपिसोड नंबर 6 को, जो कि अब तक का सबसे पीक एपिसोड। चलिए जानते हैं आगे की कहानी को एपिसोड नंबर 6 के साथ, जिसका नाम है टीचर, क्योंकि ये एपिसोड क्लाइन के टीचर मिस्टर एजिक पर होने वाला है। एपिसोड की शुरुआत एजिक से होती है, जो कि अपने खून से दीवार पर किसी तरह की ड्राइंग बना रहा था। ये ड्राइंग किसी कैसल की लग रही थी, जिसके बाद हम एजिक की शैडो को किसी मॉन्स्टर की तरह ट्रांसफॉर्म होते भी देखते हैं। दूसरी तरफ हम क्लाइन, डन और फ्राई को देखते हैं, जो कि लामुड कैसल की तरफ जा रहे थे। आज एलिजाबेथ क्लाइन के पास आई थी। उसे रोज ही बुरे सपने आ रहे थे। जब से वो लामुड से लौटी है तब से ऐसा हो रहा था। क्लाइन ने उसके सपने में देखा तो उसे एक पुराना सा कैसल नजर आया और एक नाइट का रैथ भी। दोस्तों, रैथ का मतलब भूत पिशाच ही होता है, और इसकी वजह से ही एलिजाबेथ को नाइटमेयर्स आ रहे थे। तो उस पिशाच को खत्म करने ही ये लोग इस कैसल के पास आए हैं। फ्राई बताता है कि इस कैसल में सच में एक पिशाच है, और उसे मारने के लिए ये लोग अपने साथ एक आर्टिफैक्ट भी लेकर आए थे, जिसका नाम है द म्यूटेटेड सन सेक्रेड एम्बलम। जब भी कोई पिशाच इस आर्टिफैक्ट के करीब 1 मिनट तक रहता है तो वो खत्म हो जाता है, लेकिन ये आर्टिफैक्ट बियॉन्डर्स को भी पागल कर सकता है। अगर कोई बियॉन्डर इसके करीब 6 घंटे तक रहे तो वो पागल हो जाते हैं और बस प्रेज द सन करते रहते हैं। ये एम्बलम इनके पास 3.5 घंटे से है, तो इनके पास 2.5 घंटे बचे हैं ये काम पूरा करने के लिए। ये लोग अब कैसल के अंदर जाके पिशाच को ढूंढने लगते हैं। वो पिशाच एक बड़ी सी तलवार लिए इनके सामने आता है। वो दिखने में एक नाइट जैसा लग रहा था, लेकिन उसका सिर नहीं था। क्लाइन अपने क्रिम्सन चार्म का यूज कर उसे बांधने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसमें से निकल जाता है और डन पे अटैक करके उस एम्बलम को दूर फेंक देता है। डन फ्राई से कहता है कि इसकी कमजोरी का पता लगाओ। फ्राई डेथ पाथवे का बियॉन्डर है, जो कि भूत पिशाच से निपटने में माहिर होते हैं। वो स्पिरिट विजन से देखकर बताता है कि इसके राइट हैंड का ग्लव इसकी कमजोरी है। डन अब उस ग्लव पर गोली चलाता है तो वो पिशाच अपनी तलवार से गोली के 2 टुकड़े कर देता है। इसके बाद क्लाइन भागकर उस एम्बलम को लेने जाता है तो पिशाच एक कोहनी मार के उसका मुंह ही तोड़ देता है, लेकिन क्लाइन को बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा था और अब उसे समझ आता है कि ये सब तो डन के बनाए सपने के अंदर है। डन ने पिशाच के साथ साथ क्लाइन को भी बुद्धू बना दिया था और एम्बलम अब भी उसके हाथ में ही है। वो पिशाच डन के सिर पे अटैक करता है, लेकिन डन बोलता है कि 1 मिनट हो चुके हैं और एम्बलम की शक्ति उस पिशाच को खत्म कर देती है। अगर थोड़ा भी टाइम इधर उधर होता तो डन के 2 टुकड़े हो जाते, लेकिन डन तो बिना डरे वहीं खड़ा रहा। और इस डन स्मिथ को देखकर मुझे एरविन स्मिथ की याद आ गई। खैर, अच्छा है ये एम्बलम अपने साथ लाए थे, वरना तो ये पिशाच इनकी बैंड बजा देता। फ्राई बताता है कि इस तरह के पिशाच सैकड़ों साल पुराने होते हैं। इन कैसल्स के बारे में कई किस्से कहानियां हैं, लेकिन उनमें पिशाच का जिक्र कभी नहीं हुआ, यानी कि ये पिशाच थोड़े समय पहले ही जागा था। इन्हें यहाँ एक पेंटिंग भी मिलती है जो करीब 1000 साल पुरानी थी, शायद 4th ईपॉक से। दोस्तों, ईपॉक का मतलब युग होता है। जैसे हमारे यहाँ 4 युग माने जाते हैं और अभी कलयुग चल रहा है, लेकिन एलोटियम के युग ज्यादा बड़े नहीं होते। ये बस 1-2 हजार साल जितने ही चलते हैं, तो इन्हें युग से ज्यादा एक हिस्ट्री एरा कहना बेहतर होगा। एलोटियम में 5th ईपॉक चल रहा है, जिसमें इंसान ने टेक्नोलॉजी में तरक्की करना शुरू कर दिया है। खैर, ये पेंटिंग इस कैसल के मास्टर की लग रही थी। कहा जाता है कि ये अचानक ही कहीं गायब हो गया था। अब क्लाइन को ये आदमी थोड़ा जाना पहचाना लग रहा था और वो देखता है कि ये तो बिल्कुल मिस्टर एजिक जैसा लग रहा है, यानी क्लाइन का टीचर एक 1000 साल पुराना मॉन्स्टर है। खैर, डन कहता है कि इस कैसल में अब और कोई पिशाच नहीं होगा, लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए इन्हें यहाँ थोड़ी देर और रुकना चाहिए, क्योंकि ये एम्बलम के साथ ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। तो ये लोग शिफ्ट में काम करेंगे। एक आदमी एम्बलम को पकड़ के कैसल के अंदर रहेगा, तब तक बाकी 2 लोग कैसल के बाहर रहेंगे और ये हर 2 घंटे में शिफ्ट बदल लेंगे। क्लाइन कहता है कि सबसे पहले मैं रुकने को तैयार हूँ, आप लोग बाहर जाके आराम करो। डन एम्बलम देकर बाहर चला जाता है। किसी को नहीं पता कि ये एम्बलम आया कहाँ से है। ये लोग बस इतना ही जानते हैं कि ये सन पाथवे से कनेक्टेड है। अब क्लाइन सोचता है कि अगर वो ग्रे फॉग में जाकर इस एम्बलम पर डिविनेशन करे तो शायद पता लग सकता है कि ये कहाँ से आया है। वो ऐसा ही करता है और एम्बलम पर डिविनेशन करने लगता है, जिसके बाद क्लाइन को द चर्च ऑफ इटर्नल ब्लेजिंग सन दिखाई देता है। दोस्तों, इस दुनिया में 8 तरह के देवता हैं और उनको पूजने के लिए 8 तरह के चर्चेस हैं। चर्च ऑफ इटर्नल ब्लेजिंग सन बेसिकली सूर्य देवता को पूजते हैं और इनके पास ही सन पाथवे का पोषण है। और हाँ दोस्तों, एलोटियम के गॉड्स हमारी दुनिया के गॉड्स से बिल्कुल अलग होते हैं और इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। खैर, क्लाइन यहाँ एक प्रीस्ट को देखता है
जिसके सामने एक गोल्डन लिक्विड था। ये लिक्विड प्रीस्ट के हाथ में रखे एम्बलम में चला जाता है और ऐसा होते ही वो प्रीस्ट जल के खत्म हो जाता है। यानी इस एम्बलम को इसकी पावर गोल्डन लिक्विड से मिली है। क्लाइंट सोचता है कि ये लिक्विड आखिर है क्या और वो उसकी एक बूंद को छू लेता है और ऐसा करते ही क्लाइंट को एक बड़ा सन दिखाई देता है, जिसके बाद क्लाइंट और इस पूरी जगह में आग लग जाती है। क्लाइंट दर्द से तड़पने लगता है और लग रहा था कि वो मर जाएगा, लेकिन तभी ग्रे फॉग की पावर इस आग को बुझा देती है और क्लाइंट बच जाता है। क्लाइंट को रियलाइज होता है कि वो डिविनेशन करके सीधा इटर्नल ब्लेजिंग सन के पास पहुंच गया था और कोई भी मामूली इंसान किसी गॉड को डायरेक्ट नहीं देख सकता है। इसीलिए क्लाइंट के साथ ऐसा हुआ। अगर ग्रे फॉग नहीं होता तो क्लाइंट की राख भी नहीं मिलती। खैर, क्लाइंट पूरी तरह से ठीक हो जाता है और उसे कुछ शब्द दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि एंजल ऑफ प्योर व्हाइट, और उसे सन पाथवे के सीक्वेंस 4 का नाम भी पता चलता है, जो था अनशैडोड। उसे यह भी बताया जाता है कि गॉड्स को डायरेक्टली नहीं देखते। क्लाइंट समझ जाता है कि वो गोल्डन लिक्विड सन गॉड का ब्लड था और उसे फिर से उस लिक्विड के साथ डिविनेशन करके देखना चाहिए। लेकिन फिर उसे याद आता है कि अभी वो मरते मरते बचा है। वो अपने श्राइन की मरम्मत करता है और ग्रे फॉग से बाहर आ जाता है और अब से वो याद रखेगा कि ऐसे ही किसी भी चीज पर डिविनेशन नहीं करना चाहिए। खैर, सुबह होने पर ये लोग वापस आ जाते हैं। कैसल के पिशाच को इन्होंने खत्म कर दिया था, तो एलिजाबेथ को अब कोई बुरे सपने नहीं आएंगे। डन और फ्राई एम्बलम को वापस ब्लैकथॉर्न ले जाने लगते हैं और वो क्लाइंट को थोड़ा आराम करने को बोलते हैं। क्लाइंट देखता है कि उसके मेल बॉक्स में किसी की चिट्ठी आई हुई थी। ये चिट्ठी मिस्टर एजिक ने भेजी थी कि उन्हें हॉर्नेसिस के बारे में कुछ पता चला है। क्लाइंट उनसे मिलने यूनिवर्सिटी जाता है, पर उसे डर लग रहा था कि एजिक सच में वो पेंटिंग वाले मॉन्स्टर तो नहीं है। वो एजिक के कमरे में जाता है तो वहाँ कोई भी नहीं था और दीवार पे उसे वो ड्राइंग बनी दिखती है। क्लाइंट पहचान जाता है कि ये ड्राइंग तो उसी लामूड कैसल की है, यानी कि उस पेंटिंग में वो आदमी और कोई नहीं बल्कि एजिक ही है। तभी एजिक यहाँ आ जाता है और क्लाइंट से कहता है कि आजकल उसे बुरे सपने आते हैं और जब वो जागता है तो उसे दीवार पे ये ड्राइंग बनी मिलती है। वो अब क्लाइंट को हॉर्नेसिस माउंटेन रेंज की एक बुक देता है। क्लाइंट उसे थैंक यू बोल के तुरंत यहाँ से खिसकने की सोचता है, लेकिन एजिक कहता है कि तुम्हें बुक यहीं पढ़नी होगी क्योंकि वो अब इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं है, तो वो बुक को कैंपस से बाहर नहीं ले जा सकता। क्लाइंट अब बैठकर बुक पढ़ने लगता है। उसे एक कैसल की फोटो दिखाई देती है। क्लाइंट ने भी अपने सपने में एक टूटा फूटा कैसल देखा था जिसमें एक बड़ा सा सिंहासन रखा हुआ था, मानो वो किसी इंसान नहीं बल्कि गॉड के लिए हो। खैर, हॉर्नेसिस माउंटेन रेंज लियोन किंगडम और इंटिस के बीच में बने हुए हैं और यहाँ मिले खंडहरों के अनुसार इस जगह पर एक देश हुआ करता था, द नेशन ऑफ द एवरनाइट, और उस देश के लोग भी दिखने में इंसानों की तरह ही थे। उनका मानना था कि मौत से किसी का अंत नहीं होता है और मरे हुए फैमिली मेंबर्स उनके लिए अच्छे होते हैं। इसीलिए वो मरने के बाद भी अपने फैमिली मेंबर्स को 3 दिन तक अपने बिस्तर में सुलाया करते थे, लेकिन किसी को नहीं पता कि 3 दिन के बाद उन बॉडीज को दफनाया जाता था कि नहीं। खंडहरों में उन्हें इंसानी सभ्यता के काफी सबूत मिलते हैं, लेकिन अजीब बात ये थी कि उन्हें इस जगह किसी भी इंसान की बॉडी नहीं मिली, मानो पूरे देश के लोग कहीं गायब हो गए। ये लोग एक रहस्यमयी एंटिटी की पूजा किया करते थे जिसका नाम था हर, रूलर ऑफ एवरनाइट और मदर ऑफ द स्काई। अब क्लाइंट सोचता है कि इसका एवरनाइट गॉडेस से तो कोई कनेक्शन नहीं है। एजिक अब क्लाइंट को कॉफी पीने बोलता है जो कड़वी थी, तो क्लाइंट उसमें 2 चम्मच चीनी डाल लेता है, जो देख एजिक बोलता है कि तुम तो हमेशा 1 ही चम्मच चीनी लिया करते थे, जिस पर क्लाइंट बहाना बना देता है। एजिक बोलता है कि आजकल वो जादू टोने के बारे में पढ़ रहा है और उसे पता चला है कि क्लाइंट की किस्मत में कुछ छेड़छाड़ हुई है और वो दोनों आपस में किसी तरह कनेक्टेड हैं। एजिक ये भी समझ जाता है कि क्लाइंट ने ड्राइंग वाले कैसल को असली में देखा है, क्योंकि तब से ही वो बहुत नर्वस है। यानी क्लाइंट को एजिक के सीक्रेट के बारे में पता चल गया है। एजिक कहता है कि चिंता मत करो, मुझे बस अपने पास्ट के बारे में जानना है। इसके बाद क्लाइंट एजिक को लेकर उस कैसल की तरफ जाने लगता है। उसने पहले ही डिविनेशन करके देख लिया था कि एजिक को वहां ले जाना सही होगा कि नहीं, तो उसे पता चला कि उसे एजिक की मदद करनी चाहिए। बदले में एजिक फ्यूचर में उसकी जान बचाएगा। अब यहाँ आने पर एजिक को अपनी मेमोरीज याद आने लगती हैं कि कैसे ये महल बहुत ही सुंदर हुआ करता था। यहाँ पर अस्तबल था जिसमें मेरा प्यारा सफेद घोड़ा रहता था। महल के अंदर उसका बेटा खेलता रहता था। उसे बड़ी तलवार लेकर भागना बहुत पसंद था और वो खुद को राजा का नाइट बताता था, जो सुन क्लाइंट समझ जाता है कि वो पिशाच और कोई नहीं बल्कि एजिक का बेटा था।
एजिक अपने बेटे की तलवार उठा लेता है और क्लाइन को भी एजिक की मेमोरीज दिखने लगती हैं। ये खंडहर एक आलीशान महल हुआ करता था। उसका बेटा यहाँ बैठकर तलवार को साफ करता था। तभी क्लाइन के पास बेसमेंट में जाने का रास्ता खुल जाता है, जिसमें से बदबू आ रही थी, जैसे अंदर कोई बुरी आत्माएं फंसी हों। वो दोनों बेसमेंट में जाते हैं और वहाँ उन्हें एक कॉफिन मिलता है। एजिक उसका ढक्कन हटाता है तो उसके अंदर एजिक के बेटे की बॉडी थी। क्लाइन समझ जाता है कि पहले किसी ने इस कॉफिन के साथ छेड़छाड़ की है और इसीलिए उसका बेटा एक पिशाच बन गया था। एजिक अपने बेटे को देख बहुत गुस्सा हो जाता है और हम ढेर सारी बुरी आत्माओं को इस कमरे में आते हुए देखते हैं। वो सभी आत्माएं एजिक के पास खड़ी हो जाती हैं और अब हमें एजिक का पास्ट देखने को मिलता है। सबसे पहले हम एक युद्ध के मैदान को देखते हैं जहां लाशों के ढेर लगे हुए थे और सिपाही उनमें आग लगा रहे थे, लेकिन एक जलते हुए ढेर में से एजिक निकलकर बाहर आता है। पता नहीं कैसे, लेकिन वो अब भी जिंदा था, जो देख सिपाही डर के भागने लगते हैं। इसी समय हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो कि किसी तरह का काला जादू कर रही थी और चैंट कर रही थी कि मुर्दा पेल वाइट से लौट कर आएगा और हर तरफ तबाही और मौत होगी। सिपाही एजिक को मारने दौड़ते हैं तो एजिक एक तलवार उठाकर उन पे ही हमला कर देता है। वो इन्हें मक्खन की तरह काट रहा था। इसके बाद वो कुछ लोगों को हवा में उड़ाकर उन्हें अपने हाथों से ही कुचल देता है। वो किसी तरह की एबिलिटी यूज करता है जिससे यहाँ पर एक विशालकाय स्केलेटन आ जाता है और वो भी एजिक के साथ इन सैनिकों से लड़ने लगता है। इसके बाद हम किसी और समय का सीन देखते हैं जिसमें एजिक पूरे आर्मर में था और कोई युद्ध जीत कर आया था, जिसके लिए उसे ग्रैंड बैरन लामुड का टाइटल दिया जाता है। एजिक की एक सुंदर बीवी और बेटा भी था जो बोलता है कि वो भी बड़ा होकर अपने फादर की तरह एक महान नाइट बनेगा और क्लाइन भी ये सब मेमोरीज देख रहा था। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि एजिक के आसपास ढेर सारी आत्माएं आ गई थीं, बल्कि उसके पास आत्माओं की एक पूरी सेना थी। शायद उसकी शक्तियों की वजह से उसकी बीवी और बच्चे पर बुरा असर हो रहा था, इसीलिए एजिक अपनी फैमिली, तलवार और कैसल सब कुछ छोड़कर यहाँ से चला जाता है। खैर, मेमोरीज यहीं खत्म हो जाती हैं और क्लाइन एजिक को जगाने लगता है और हम देखते हैं कि एजिक डेथ पाथवे का बियॉन्डर है, लेकिन उसका सीक्वेंस हमें नहीं बताया जाता। एजिक के बेटे को जिंदा ही इस कॉफिन में सील कर दिया गया था। उसे कॉर्प्स सप्रेशन रिचुअल करके सील किया गया था, जो कि हाई लेवल के बियॉन्डर्स को दफनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो वापस जिंदा ना हो सकें या आसपास के एरिया को करप्ट ना कर सकें। वो ये भी देखते हैं कि कोई उसकी खोपड़ी चुराकर यहाँ से ले गया है और एजिक कहता है कि ये काम पिछले 3 महीने में ही किसी ने किया है। क्लाइन अब समझ जाता है कि बॉडी के साथ छेड़छाड़ से ही वो पिशाच बन गया था और इसीलिए हमें उसका सिर भी देखने को नहीं मिला था। खैर, एजिक कहता है कि जिसने भी ये काम किया है उसे इसकी 10 गुना कीमत चुकानी पड़ेगी। वो अब ब्लड लाइन ट्रेसिंग नाम की एबिलिटी यूज करता है, ये पता लगाने के लिए कि उसके बेटे की खोपड़ी कहाँ पर है। वो और क्लाइन एक बड़े से गेट के सामने पहुंच जाते हैं जिसमें से लाखों खोपड़ियां निकलकर बाहर आती हैं, लेकिन अपने बेटे का सिर एजिक को नहीं मिलता। एजिक क्लाइन से कहता है कि उसने फिर से क्लाइन के अंदर किसी तरह की अलग पावर को महसूस किया है। खैर, इसके बाद एजिक अपने बेटे को ठीक तरह से दफना देता है। क्लाइन अब उससे पूछता है कि क्या आपको याद आ गया कि आप कौन थे? एजिक बताता है कि उसने अपनी मेमोरीज को टुकड़ों में देखा है, इसलिए उसे सब कुछ पता नहीं चला, पर उसे इतना पता है कि वो हजारों सालों से जिंदा है। अब तक उसने कई सारे सपने देखे हैं। किसी सपने में उसकी एक बेटी है जिसे वो झूला झूला रहा था, किसी सपने में वो एक लॉर्ड है और उसके 3 बच्चे हैं और वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है, लेकिन हर सपने में वो उन्हें चोट पहुंचा देता है और सपने के आखिर में हमेशा अकेला ही रह जाता है। और अब जाके उसे पता चला कि वो सब सपने नहीं थे, बल्कि उसकी अलग अलग जिंदगियां थीं। दोस्तों, एजिक जब भी मरता है तो उसका पुनर्जन्म हो जाता है, जिसमें वो अपनी पिछली लाइफ के बारे में सब कुछ भूल जाता है और उसकी हर लाइफ के आखिर में वो अकेला ही रह जाता है। फैमिली से अलग होने का दुख शायद उसकी आत्मा में छप गया था, इसीलिए अब वो कोई फैमिली ही नहीं बनाता। न जाने कितनी जिंदगियां उसने अकेले रहकर ही गुजार दी हैं। शायद लंबी जिंदगी की यही कीमत है। एजिक क्लाइन का शुक्रिया करता है उसकी हेल्प करने के लिए। अब तक वो समुद्र में भटकती हुई किसी नाव की तरह था, जिसे ना तो अपने पास्ट का पता था और न ही ये कि उसे कौन से किनारे पर जाना है, पर अब उसे एक दिशा मिल गई है। क्लाइन सोचता है कि इस दुनिया में वो भी एक भटकती हुई नाव की तरह है। उसे नहीं पता कि वो कब अपनी दुनिया में वापस लौटेगा और अपने पेरेंट्स से मिलेगा, पर वो खुशनसीब है कि इस दुनिया में उसके पास मेलिसा और बेंसन है
उसके पास एक फैमिली है, लेकिन आखिरकार वो असली क्लाइंट नहीं है। एक न एक दिन तो वो इन्हें छोड़कर चला जाएगा, इसीलिए इन दिनों में वो जितना हो सके उतना मेलिसा और बेंसन के साथ टाइम स्पेंड करेगा, ताकि जब वो यहाँ से जाए तो उसे ये खुशी के पल याद रहें। क्लाइंट अब अपने घर के अंदर चला जाता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।